हेलो वियर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट लेक्चर था फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस और आज हम करेंगे फैलेसीज ऑफ वीक इंडक्शन। इंडक्शन तो आपको पता ही है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आपने देखे ही हैं, जिसमें भी प्रोबेबिलिटी से कोई चीज़ क्लेम होती हुई दिखेगी आपको, तो वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और वीक इंडक्शन का सीधा मतलब ये है कि वीक आर्ग्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रेमाइसिस और कंक्लूजन के बीच का जो इन्फरेंशियल क्लेम है, जो इन्फ्रेंशियल क्लेम का रीज़न है, वो बहुत ही वीक होगा। उन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन होगा वो काफ़ी वीक होगा। इस ग्रुप के 6 फैलेसीज हम करेंगे, 6 टाइप्स ऑफ फैलेसीज। पहली फैलेसी मैंने बोर्ड पे यहाँ लिख दी हुई है, स्टार्ट करते हैं। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, इसका लैटिन में नाम है। चलिए लैटिन की बात मैं बाद में करूँगा आपसे, पहले तो समझते हैं अनक्वालिफाइड अथॉरिटी का क्या मतलब है। जब भी कोई आर्ग्यूअर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हो सकता है अनक्वालिफाइड हो, ओके, अनक्वालिफाइड हो या अनक्रेडिटेबल हो, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी। मैंने एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि मिस्टर एक्स, माई फैमिली फिजिशियन, स्टेट्स दैट न्यूक्लियर पावर इज़ अ रिस्की बिजनेस। यानी कि मेरा जो फैमिली डॉक्टर है, फैमिली फिजिशियन है, उसने बोला है कि द न्यूक्लियर पावर इज़ अ रिस्की बिजनेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अथॉरिटी ली है। आर्ग्यूअर ने ये बोला कि मिस्टर एक्स जो है, वो मेरा जो फैमिली फिजिशियन है, वो ये कहता है कि न्यूक्लियर पावर एक रिस्की बिजनेस है। और उसने ये कहा है कि एन अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन माइट किल मोर पीपल देन एन अर्थक्वेक। यानी कि अगर वो कंट्रोल से यूज़ नहीं किया गया तो बहुत से लोग मर जाएंगे, अर्थक्वेक से ज़्यादा भी। आप देखोगे एक अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन लोगों को मार सकता है। नाउ बीइंग अ फिजिशियन, आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज एक्सपर्टाइज अबाउट न्यूक्लियर पावर। अब आप खुद समझ सकते हो कि एक फैमिली डॉक्टर जो कि आपका स्वास्थ्य देखता है, वो एक न्यूक्लियर पावर के बारे में कितना ज़्यादा जानता होगा। हो सकता है वो जानता हो सकता है वो न भी जानता हो, बट एनी हाउ दोनों के बीच की आप दूरी समझ सकते हो। जो क्वालिटी होनी चाहिए एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के अंदर इस चीज़ को बोलने के लिए, वो एक फिजिशियन के अंदर नहीं हो सकती। यानी कि एक अनक्वालिफाइड अथॉरिटी को मैंने स्टेट किया और अपने आर्ग्यूअर या अपने रीडर या लिसनर के सामने अपने आर्ग्यूमेंट को पोज करने की कोशिश करी। इसे भी मैं डायग्राम से शो कर सकता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ मैं आपके सामने। यानी कि आर्ग्यूअर अपने स्टेटमेंट में स्टेट करता है एक अनक्वालिफाइड अथॉरिटी को, और अपना कंक्लूजन पोज करता है। इस तरीके की फैलेसी को हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ अनक्वालिफाइड अथॉरिटी या अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। इसका लैटिन नेम है आर्ग्यूमेंटम एड वेरेकुंडियम। ओके, आप देख सकते हो कि एक अनक्वालिफाइड अथॉरिटी को मैंने स्टेट करके एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया ताकि आप मेरे कंक्लूजन को सच मान लेते थोड़ी देर के लिए, बट ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है, हमें इसमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट फैलेसी, सो हियर इज द नेक्स्ट फैलेसी। इस फैलेसी का नाम है अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, इसे हम पहले डायग्राम से समझेंगे और फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। डायग्राम मैंने यहाँ पहले से बना दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर नो बडी हैज़ प्रूव्ड एन एक्स स्टेटमेंट, अगर मैं एक एक्स स्टेटमेंट ले लूँ तो नो बडी हैज़ प्रूव्ड दैट एक्स एज ट्रू, तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि एक्स इज़ फॉल्स। मतलब एक्स को आज तक ये नहीं कोई प्रूव कर पाया कि वो ट्रू है। अगर हम किसी बात को लेके चल रहे हैं और अगर उस चीज़ को हम ये नहीं प्रूव कर सके कि वो ट्रू है, तो यानी कि वो फॉल्स है। ये एक बहुत ही हेस्टी जनरलाइजेशन होगा। हेस्टी जनरलाइजेशन भी हम करेंगे बट वो नेक्स्ट फैलेसी होगी। पर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ हमने इग्नोर कर दिया इस फैक्ट को कि अगर एक्स को हम प्रूव नहीं कर पाए ट्रू, यानी कि ऑटोमेटिकली दैट इट इज़ फॉल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है दैट पीपल हैव बीन ट्राइंग फॉर सेंचुरीज टू डिसप्रूव द क्लेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यानी एस्ट्रोलॉजी में जो भी हम भविष्यवाणियाँ करते हैं उसको बहुत से लोगों ने डिसप्रूव करने की कोशिश करी या उसके ज्ञान को डिसप्रूव करने की कोशिश करी, पर आज तक उसे कोई कर नहीं पाया। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर वी मस्ट कंक्लूड दैट द क्लेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आर ट्रू। यानी एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ भी है वो ट्रू है। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियाँ होंगी जो गलत भी हो सकती हैं, या मेरे साथ हो सकता है, लेकिन वो सेकंड पर्सन के साथ वो चीज़ नहीं हो सकती। मेरा हाथ देखकर कोई कुछ बोल सकता है कि आप बहुत ही रिच पर्सन हो, पर हो सकता है मैं ना भी हूँ। तो
सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के क्लेम्स को कोई डिसप्रूव नहीं कर पाया, यानी कि इसका मतलब ऑल्टरनेट हमने ये निकाल लिया निष्कर्ष कि एस्ट्रोलॉजी की सारी बातें सच होती हैं, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है, ये तो चलो फैलेसी की बात आ गई, बट एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है और वो है कोर्ट रूम प्रोसीजर। एक लाइन मैं आपको बताऊंगा, दैट अ पर्सन इज हेल्ड टू बी इनोसेंट अंटिल ही इज इन प्रूव टू बी गिल्टी, यानी कि एक इंसान निर्दोष माना जाएगा जब तक हम उसे दोषी करार नहीं दे सकते। ठीक है, अब वहाँ पर अगर प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस चीज़ को नहीं प्रूव कर पाया, आपको गिल्टी नहीं प्रूव कर पाया कि आपने कोई कृत्य या क्राइम किया है, तो तब तक वो इंसान निर्दोष होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जो हमें माइंड में रखना है। हो सकता है आगे जाके ये हमें पूछा जा सकता है कि ये फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है नॉन फैलेशियस, तो वहाँ हमें थोड़ा सा ब्रेन या सेंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट फैलेसी, तो हेयर इज़ द नेक्स्ट फैलेसी, हेस्टी जनरलाइजेशन। ये फैलेसी हेस्टी जनरलाइजेशन, इसका कोई लैटिन कन्वर्जन यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट फैलेसी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक जनरल रूल को हम बहुत ही हेस्टली एक स्पेसिफिक केस के लिए यूज़ कर लेते हैं, ये विदाउट नोइंग दी एक्सेप्शंस। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक सैम्पल केस लेते हैं और उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर देते हैं, हेस्टली जनरलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, दैट 1 person वॉज इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस आउट ऑफ द 100 सैम्पल्स, यानी 100 सैम्पल्स में एक आदमी कोरोना वायरस हमें इन्फेक्टेड मिला। तो हमने जल्दी से बोल दिया दैट तो सो मोस्ट प्रोबेबली 1 person विल बी इन्फेक्टेड विद दिस वायरस फॉर द नेक्स्ट 100 people, यानी कि अगले 100 पीपल्स का अगर हम सैंपल लेंगे तो उसमें भी एक ही आदमी निकलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें पता है, बहुत ही कंटेजियस वायरस होता है और हो सकता है कि 5, 10, 15 या हो सकता है किसी को भी ये वायरस इन्फेक्टेड ना हो। हम जानते हैं कि 100 सैंपल एक आउट ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी टाउन की, एक विलेज की अगर हम लें तो 100 कुछ भी नहीं है, तो यानी कि सैंपल ही गलत था और उसमें जनरलाइजेशन भी गलत था। तो अगर हम एक स्पेसिफिक सैंपल यहाँ पे ले रहे हैं और उसको हेस्टली जनरलाइज कर रहे हैं, हम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। यानी कि हम एक एक स्पेसिफिक केस लेंगे और पूरे के पूरे जनरलाइज कर देंगे सैंपल को। ठीक है, कंक्लूजन में, और ये एक स्मॉल सैंपल हो जाएगा विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। जब हम देखेंगे कि सैंपल साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि वो हमारे पूरे के पूरे पॉपुलेशन को फिगर आउट कर सके, तो हम बोलेंगे हेस्टी जनरलाइजेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट फैलेसी, सो हेयर इज फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। फॉल्स कॉज का क्या मतलब होता है? फॉल्स कॉज का मतलब होता है एक लूज कॉसल कनेक्शन बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, यानी कि हम एक इमेजिनरी कॉज इफेक्ट समझते हैं। यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि x की वजह से y हुआ, लेकिन x और y के बीच में कोई पर्टिकुलर, आप देखो तो एक इमेजिनरी कॉसेशन के अलावा कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल से आप बेटर समझोगे। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अ फेयर कॉइन वॉज फ्लिप्ड 5 times in a row and each time it came up heads, यानी कि एक फेयर कॉइन मैं लेता हूँ और उसे 5 बार उछालता हूँ और पांचों बार आप देखोगे कि हेड्स आया। तो मैं क्या कंक्लूड करता हूँ? मैं कहता हूँ कि 5 बार अगर हेड आया तो देयरफॉर इट इज़ एक्सट्रीमली लाइकली दैट इट विल कम अप टेल्स इन द नेक्स्ट फ्लिप, यानी कि अब छठा फ्लिप में अगर मैं करूँगा तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हेड ना आकर के टेल्स आएगा, क्योंकि 5 बार हेड्स आया है तो एक बार टेल्स आ जाना चाहिए। इस तरीके के इमेजिनरी कॉसेशन को आप समझ सकते हो। हमें पता है कि एक फेयर कॉइन में इक्वल चांस होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है हेड्स आने की और टेल्स आने की। हमें पिछले कुछ, अगर आप इवेंट्स की बात करो तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, उन दोनों में बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। हर बार जब भी कॉइन को फ्लिप किया जा रहा है तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पिछले इवेंट पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि कॉसल कनेक्शन जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अपने कंक्लूजन को प्रेमाइस से मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें मिला ही नहीं। एक्चुअली में इस तरीके की फैलेसी को गैम्बलर्स फैलेसी भी बोलते हैं। हम एक इमेजिनरी कनेक्शन बना रहे थे जबकि वो कनेक्शन बहुत ही लूज था, यानी कि या तो वो था ही नहीं या तो वो हमने सिर्फ इमेजिन किया। इस तरीके की फैलेसी को बोलेंगे फॉल्स कॉज। डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, डायग्राम मैं फिर बना लेता हूँ, पर ये तो बहुत इजी डायग्राम हो जाएगा। यानी कि प्रीमाइसेस जो होंगे वो कंक्लूजन को प्रूव करेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी कॉसेशन। यानी कि बहुत ही वीक कॉसेशन है दोनों के बीच में, कॉज इफेक्ट है ही नहीं। एक्स की वजह से वाई हो रहा है, हमने ये बोल दिया, लेकिन हमें मालूम है कि एक्स और वाई के बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट फैलेसी। सो हेयर इज द नेक्स्ट फैलेसी, इसका नाम है स्लिपरी स्लोप। ये भी एक फॉल्स कॉज फैलेसी के मिलती जुलती फैलेसी है, यानी कि एक वैरायटी ऑफ फॉल्स कॉज है। एग्जाम्पल्स इसको बेटर आप समझोगे, देखोगे आप कि मैं कुछ पर्टिकुलर इवेंट को स्टेट करता हूँ और फिर कुछ चेन ऑफ स्टेटमेंट्स बताता हूँ, यानी एक चेन रिएक्शन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरा कंक्लूजन प्रूव हो जाए। पर आप ये देखोगे इस तरीके की फैलेसी में ये जो चेन रिएक्शन होगा वो बहुत ही अनलाइकली टू अकर होगा, इसीलिए इसे वीक इंडक्शन फैलेसी भी बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसमें चेन ऑफ स्टेटमेंट्स आप देखोगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि दैट इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू आउटलॉ पोर्नोग्राफी वंस एंड फॉर ऑल। इसका मतलब होता है कि हमें तुरंत कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे पोर्नोग्राफी को हम एक क्राइम बना सकें। आउटलॉ मतलब उसको हम क्रिमिनल एक्ट बना सकें, वंस एंड फॉर ऑल। अब हमारे रीजन स्टार्ट होते हैं। द कंटिन्यूड मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पोर्नोग्राफिक मटीरियल विल ऑलमोस्ट सर्टेनली लीड टू एन इंक्रीज इन सेक्स रिलेटेड क्राइम्स सच एज रेप एंड इंसेस्ट। यानी कि अगर आप खुद देखो कि अगर हमने इसे आउटलॉ नहीं किया तो द कंटिन्यूड मैन्युफैक्चर, यानी कि मटेरियल जो है या पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और सेल होती रहेगी और जिसकी वजह से इस तरीके के क्राइम्स, रेप जैसे क्राइम, इंसेस्ट जैसे क्राइम होते रहेंगे। दिस इन टर्न विल ग्रेजुअली इरोड द मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, यानी हमारे मोरल पर काफ़ी क्षति होगी, हमारे सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन होगा एंड रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ क्राइम्स ऑफ ऑल सॉर्ट। ठीक है, यानी कि क्राइम्स और तरीके के बढ़ जाएंगे। इवेंचुअली अ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विल अकर लीडिंग इन द एंड टू द टोटल कोलैप्स ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्रिपल कर जाएगी इस मॉरल या इमॉरल एक्ट्स की वजह से जिसको हमने आउटलॉ नहीं किया। हमारा जो स्टार्टिंग कंक्लूजन था, आप देख सकते हो पहला स्टेटमेंट ही हमें कंक्लूजन बता रहा था और बाकी उसके रीजंस बता रहे थे। यानी जो चेन ऑफ रिएक्शन हमने क्रिएट करने की कोशिश करी, जो सारे इवेंट्स बता करके, वो बहुत ही अनलाइकली था। यानी कि पूरी दुनिया एकदम से नहीं ख़त्म हो जाएगी अगर हम इस तरीके का स्टेप उठा लें। तो आप समझ सकते हो मेरी बात को। मैंने ये कहने की कोशिश करी, आप डायग्राम से ज़्यादा समझोगे, कि अगर कोई इवेंट है, ठीक है, और अगर हम बहुत सारे चेन ऑफ रिएक्शन बताएंगे, ठीक है, और उसको फाइनली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वेरी अनलाइकली। आप समझ सकते हो कि कितना अनलाइकली हो जाएगा ये। जितने इवेंट्स हमने एग्जैगरेट कर दिए चेन ऑफ रिएक्शन में, बहुत सारे कॉजेज दिए 1, 2, 3 और 4, और लास्ट में अपने कंक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करी। इस तरीके की फैलेसी को हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। आप समझ सकते हो क्यों स्लिपरी स्लोप नाम रखा गया इसका, क्योंकि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे पहुँच गए। स्टार्टिंग का एंड से एग्जैगरेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ। अनलाइकली चांसेस थे कि ऊपर वाला जो हमारा पॉइंट जहाँ से हम लेके चले थे वो प्रूव होता हुआ हमें दिखा। नेक्स्ट फैलेसी। सो दिस इज द लास्ट फैलेसी इन आवर बकेट लिस्ट, यानी कि वीक एनालॉजी, और ये लास्ट 6th है। इसके बाद हम करेंगे फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन।
वीक एनालॉजी का क्या मतलब होता है? वीक एनालॉजी का सिंपल मतलब ये होता है, एनालॉजी मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू इवेंट्स, और वीक यानी कि उन दोनों के बीच का कंपैरिजन बहुत ही वीक होगा, जिसकी वजह से हम एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया हुआ है दैट मिस्टर एक्स सन इज सिमिलर टू मिस्टर वाइज डॉटर बिकॉज ही लाइक्स टू स्टडी इन द स्कूल, प्ले इन द पार्क एंड लिसन म्यूजिक। यानी मिस्टर एक्स का जो बेटा है उसको स्कूल जाके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पार्क में खेलना भी बहुत अच्छा लगता है और गाने सुनने भी बहुत अच्छा लगता है, यानी म्यूज़िक को सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। और मिस्टर वाई की डॉटर को भी ये बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखता हूँ दैट मिस्टर एक्स सन लाइक्स टू वॉच रेसलिंग ऑन टीवी, यानी मिस्टर एक्स के बेटे को रेसलिंग देखना भी बहुत पसंद है। सो मोस्ट प्रॉब्ली दैट मिस्टर वाइज डॉटर ऑल्सो लाइक्स टू वॉच रेसलिंग ऑन टीवी। यानी कि अगर शुरू के 3 एट्रीब्यूट्स आप देखोगे दोनों को पसंद थे, तो क्या ज़रूरी है कि रेसलिंग देखना भी दोनों को पसंद होगा? ये एक तरीके की वीक एनालॉजी हमने क्रिएट की। हमें प्रेमाइसिस और कंक्लूजन के बीच में बहुत ही वीक लिंक दिख रहा था। हमने 3 एट्रीब्यूट्स तो मान लिए। अगर एक इंसान को दो इंसानों को 2-3 चीज़ें पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि चौथी चीज़ भी दोनों को पसंद हो। आई होप आप ये चीज़ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल डायग्राम बनेगा, यानी कि प्रेमाइसिस जो है वो कंक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट उनके बीच में एक बहुत ही वीक एनालॉजी होगी, या कुछ इस तरीके का एक वीक एनालॉजी आर्ग्यूमेंट होगा और हम कंक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो इस एग्जाम्पल की वजह से। और ये हमारी पूरी टोटल 6 फैलेसीज हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, एम्बिग्यूटी एंड ग्रामेटिकल एनालॉजी। वो नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।